वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। GS 6 का पॉइंट नंबर 19 होगा। इंग्लिश मीडियम का वीडियो इंग्लिश में लिखा गया, आम बोलचाल की भाषा में समझाया गया। उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट चेंज और वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग रिलेटेड इश्यूज इन उत्तर प्रदेश, ये टॉपिक होगा हमारा। कीवर्ड्स रिवाइज करते रहिए, पुरानी चीज़ों का इंटरकनेक्शन बहुत मिल रहा होगा अब आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। आई होप आप अपनी डायरी, कोई पता नहीं वर्चुअल डायरी है या आपने वाकई बनाई हुई है, मेंटेन की हुई है, उससे आप रिवाइज कर रहे हैं पुराना सब और नया उसमें जोड़ते जा रहे हैं। नया जोड़ने के लिए कम मिलेगा अगर पुराना अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो। अभी भी वक्त है, कमर कस लीजिए, बी प्रिपेयर्ड। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई और पढ़ रहा है, बस इस बात को ध्यान रखिए। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्ञान सर का भी व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया होता है, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू हिम ऑल्सो, वो रिप्लाई कर देते हैं यूजुअली 24 to 48 आवर्स में। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं UPPCS 2023 का मेंस का पेड ग्रुप, जिसमें आपको कंप्लीट हिंदी, सारे GS के सब्जेक्ट सब कुछ कराया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, जिसमें आपको मॉडल आंसर्स के साथ पूरा आपको क्रिटिकल फीडबैक दिया जाएगा, ऑनेस्ट फीडबैक, पूरा डाउट क्लियरेंस होगा, सब कुछ उसके अंदर कराया जा रहा है आपको। या फिर आप सिर्फ एसए से रिलेटेड हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग 2024 टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो है ही हमारा वर्ल्ड फेमस पेड ग्रुप, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला पेड ग्रुप। उसमें आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, आप नाम लीजिए और वो है उसमें, तो वो भी आप ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हैं इफ यू आर टारगेटिंग 2024। फिलहाल के लिए GS 6 पॉइंट नंबर 19 पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, वीडियोस को रिवाइज करते रहिए। GS 6 भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। स्टार्ट कर रहे हैं GS 6 का पॉइंट नंबर 19। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज और वेदर फोरकास्टिंग इश्यूज उत्तर प्रदेश में। देखिए, क्लाइमेट चेंज आपको समझाने से पहले मैं आपको बताती हूं कि क्लाइमेट चेंज हुआ क्यों, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है। क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक जो एवरेज वेदर रहेगा किसी जगह का, उसको कहते हैं क्लाइमेट। और क्लाइमेट चेंज क्या है, जो चेंज आ रहे हैं उन्हीं एवरेज कंडीशंस में, जिन एवरेज को जोड़ के हम जिसको क्लाइमेट बता रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमिना है और बेसिकली क्लाइमेट चेंज हुआ क्यों, इट इज कॉज्ड बाय मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एनर्जी के लिए जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की ग्रोथ होती चली जा रही है। तो उत्तर प्रदेश को दुनिया से बाहर नहीं है जिसपे इसका इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश, लाइक मेनी अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इट इज फेसिंग इट्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इतना शोर है, ये होता क्या है एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, ये आप हमारे सूर्यदेव हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब ये आपका यहां पे अर्थ बना लेते हैं, अर्थ का ऊपर का भाग बनाया मैंने, मतलब इसको आप ऐसे मानो, ये अर्थ का सरफेस है और यहां पे एक और लेयर बना लेते हैं, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज रेफर्ड टू एज व्हाट, एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गई, ये है आपका अर्थ, यहां से मिटा दो। चलिए, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। अब हो क्या रहा है, सूर्यदेव प्रकाश फैला रहे हैं सारी दुनिया में, तो
अर्थ पे प्रकाश आ रहा है इस तरीके से। कुछ सोलर रेडिएशन, हर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, कुछ मोस्ट ऑफ जो ये रेडिएशन है इसको अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है और अर्थ को गर्म कर रहा है। ये जो आ रही है मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट। अब कुछ परसेंटेज मतलब सम सोलर रेडिएशन जो है यहां से टकरा के वापस भी जा रही है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर है, ये रहा। अब हो क्या रहा है, अर्थ किस फॉर्म में रेडिएशन को एमिट करती है? अर्थ जो है वो ऐसे करके रेडिएशंस जा रही हैं और कुछ को ये वापस भेज रही है ऐसे टकरा के। ये होती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, IR। ये कौन एमिट कर रहा है? अर्थ का सरफेस। अब सुनना, जो कुछ इंफ्रारेड रेडिएशन जो है जब ये एटमॉस्फेयर से पास हुई, यहां से पास हुई, जो सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन है वो कहां से पास हो रही है? एटमॉस्फेयर से। तो कुछ फिर से एब्जॉर्ब हो रही है और फिर से री एमिट हो रही है। समझ में आ रहा है? और जो ये एब्जॉर्प्शन और री एब्जॉर्प्शन कर रहा है ये कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स। ये तो मेरा पेन पता नहीं क्या हो गया। ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक। क्लियर इतनी चीज? अब ये ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स का समझ में आ गया। ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और उनका काम क्या है? इसको री एमिट करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नॉर्मल है और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये रैम्पेंट हो चला है, इसमें क्या अंतर है आप मुझे बताइए। मतलब नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में और ह्यूमन इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या अंतर है? आपने देखा सन की सोलर रेडिएशंस आई, री रेडिएटेड हीट वापस आ गई और ज्यादातर जो हीट है वो स्पेस में एस्केप कर गई। स्पेस में हो क्या रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? ज्यादा री एमिटेड हीट है, मतलब यहां पे लेस री एमिटेड है। नेचुरल वाले प्रोसेस में री एमिटेड हीट कम है। इसको हटाना पड़ेगा मुझे, जगह पे लड़ाई है ना सारी, जगह ही नहीं मिल पाती। कोई नहीं, समझा दूंगी मैं अपनी बात जो चाह रही हूँ समझाना, और आप भी समझ ही जाएंगे। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्किप कर लीजिएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अब नेचुरल वाले में क्या हो रहा है? हमने बताया ना, नेचुरल जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें जो री एमिटेड हीट है ये कितनी है? ये कम है। ह्यूमन इंड्यूस्ड में री एमिटेड हीट ज्यादा है, ठीक है ना। ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन क्योंकि हो रहा है, तो लेस हीट एस्केप्स इनटू द स्पेस। आ गया समझ में फर्क? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो लॉन्ग वेव याद रखना, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो शॉर्ट वेव है। हीट ट्रैप कौन कर रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस। और फिर जो आ रही है वो आपकी लॉन्ग वेव के हिसाब से आ रही है, ठीक है। ये होता है आपका मोटा मोटा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और जो सन की रेडिएशन आ रही है, अब ये 100% है, मान लो सूर्यदेव प्रकाशमान है पूरे, इसमें से 49% करीब एब्जॉर्ब कर लेता है क्या? अर्थ का सरफेस। 20% एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपके बादल एटमॉस्फेयर। 20% का 20% क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर देते हैं। 6% स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटरिंग समझते हैं ना। और 5% ही रिफ्लेक्ट कर पा रहा है हमारा अर्थ का सरफेस। याद रहेंगी इतनी बातें? ग्रीन हाउस में क्या हो रहा है? ट्रैप हो रही है रेडिएशन। होनी चाहिए थी स्पेस में, ज्यादा बाहर उड़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं उड़ पा रही, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं हीट को, ये हीट वापस से चली जाती है और ये जो है सरफेस को और ज्यादा वार्म कर देती है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा वार्म कर देती है। आई होप आपको बहुत बेसिक सा, बहुत अच्छा सा मैंने समझा दी ये चीज, ठीक है भाई। जो सनलाइट है इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर और उसकी वजह से वो वार्म हो गई। इंफ्रारेड रेडिएशन कौन गिवन कर रहा है आउट? वो कर रहा है आपका अर्थ, और ज्यादा एस्केप हो रही है, अलाउ द अर्थ टू कूल। लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन कुछ ट्रैप हो जा रही है, और ये जो ट्रैपिंग है ये तो एक नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन ये जो ट्रैपिंग है ना ये बढ़ गई है एक्चुअली। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम
सामने आ रही है। जो ये हीट का ट्रैपिंग था, इट वॉज अ नेचुरल फिनोमिना, सब ठीक चल रहा था, आराम से मजे हो रहे थे सबके, लेकिन अब जो है ये प्रॉब्लम ज्यादा आ गई। तो क्लाइमेट चेंज क्या हुआ? ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हुई ग्लोबल वार्मिंग, है ना। अब हो क्या रहा है? क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। ये आप लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म जो शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं, किसमें? टेम्परेचर में प्लस वेदर पैटर्न। दिस वी आर रेफरिंग टू एज ग्रीन हाउस क्लाइमेट चेंज। और ये शिफ्ट्स नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे भाई सोलर साइकिल में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन 1800 से करीब चल रहा है ये काम कि इंसान जो है कसर नहीं छोड़ रहा है। मेन ड्राइवर क्लाइमेट चेंज का कौन है आज की डेट में? ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉसिल फ्यूल्स का जलना, कोल, ऑयल, गैस, सारी लड़ाई इसी पे तो है। फॉसिल फ्यूल्स के बढ़ने से क्या होता है? ग्रीन हाउस एमिशंस बढ़ते हैं, जो एक ब्लैंकेट की तरह अर्थ को ढक रहे हैं, ऐसे समझो, और इसमें सन की हीट को ट्रैप करा जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, जिससे सी लेवल्स राइज होते हैं, फ्लडिंग होती है, इरोजन होता है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा जो है इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। क्लियर? ठीक है ना। और अगर आप देखें यूपी की इकोनॉमी के लिए क्लाइमेट चेंज क्यों रेलेवेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्लाइमेट हमारे यूपी का डाइवर्सिफाइड है, आप जानते हैं, क्लाइमेट वेरी करता है, और जो वास्टनेस होती है ना क्लाइमेटिक कंडीशंस की, इसका बेनिफिट उठाया है भारत ने हमेशा। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेंसिटी इन सबसे बढ़ती हैं, और लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिलाई करता है हमारा एग्रीकल्चर पे, हम जानते हैं बात अच्छे से, और इस वजह से हम रेनफॉल पे भी ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो वेदर पैटर्न्स को लेस प्रेडिक्टेबल बनाता है। अनफोर्सीन वेदर पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत दिक्कत होती है मेंटेन करना, ग्रो करना क्रॉप्स। और जैसा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश का, रेनफॉल कितना इंपॉर्टेंट है, सो क्लाइमेट चेंज हैज एन इंटरमीडिएट इंपैक्ट ऑन द उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। क्लियर? तो फैक्टर्स जो हैं क्लाइमेट चेंज के उत्तर प्रदेश में वो क्या हैं, आप बताइए। वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर उत्तर प्रदेश में नहीं दुनिया में है, ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अभी बताया मैंने आपको बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या कर रहा है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस विच ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। आपको पूरी पिक्चर मैंने बहुत ही क्लियरली समझाई है अभी। ठीक है, तो हल्का सा अगर आप डायग्राम भी बना के आएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा इम्पैक्ट आता ना इससे कि भैया बड़ा पढ़े लिखे हैं। तो ये वाली चीज है। और याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज जो है इट्स अ पीरियोडिक मॉडिफिकेशन ऑफ अर्थ क्लाइमेट, जो कि आता है, जो चेंजेस होते हैं विद इन एटमॉस्फेयर और जो इंटरेक्शंस होते हैं आसपास के एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, लार्जेस्ट ड्राइवर जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, इसमें लार्जेस्ट ड्राइवर कौन है? CO2 है और मीथेन। ये दो गैसेस हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है ना। पेरिस अग्रीमेंट में क्या हुआ था 2015 के, बताइए। कहा था कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिटिगेशन एफर्ट्स के साथ साथ अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना इसके अंडर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे हम। ये हुई थी ना बात, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अगर मैं आपसे कहूं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस क्या क्या हैं, वो क्या क्या होंगे? केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज्ड व्हीकल्स, CHG का एमिशंस, इंडस्ट्रीज, एमिशन ऑफ CO2। नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सनस्पॉट, सोलर साइकिल, ओशन करंट्स, फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस। ये सब भी ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, लेकिन वही बात है, इनका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो आपको लिखना यही है बस जितना बताया जा रहा है। बहुत बढ़िया। एक और फैक्टर क्या है? डिफॉरेस्टेशन, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो ना सिर्फ फॉरेस्ट की, इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू चेंजेस इन लोकल वेदर। अब जो बाहर जाना चाहिए, जो एमिट होनी चाहिए गैसेस, वो कुछ फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते थे, पर अब फॉरेस्ट ही गायब कर दिया आपने, तो क्या होगा? फॉरेस्ट नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश में डिफॉरेस्टेशन इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे क्या है, अर्बनाइजेशन इतना चल रहा है। देखो ये सारे टॉपिक अब आप पढ़ चुके हो, पीछे का कनेक्शन बनाए रखो, पीछे का कनेक्शन टूटा और बस गड़बड़। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इतना ज्यादा है, यूज ऑफ वुड फॉर फ्यूल बहुत ज्यादा है, तो इन कारणों की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन फिर और एक चीज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट कर देता है, ट्रिगर कर देता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, भाई फर्टिलाइजर्स इतने यूज हो रहे हैं, एनिमल फार्मिंग, ये भी कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस के एमिशंस को। आपको पता है पैडी मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकालता है। Additionally, changes in land use, such as conversion of forests or wetlands to agriculture or urban areas, this can exacerbate the effects of climate change. इससे क्या होता है, it reduces the ability of ecosystems to absorb carbon dioxide and provide other important services. तो ये जो है, ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लमैटिक चीज है जो देखने को मिल रही है धीरे धीरे। ठीक है, फिर आता है आपका इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर बोथ मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स, अब ये इफेक्ट्स को भी मिटिगेट करना है और अडेप्ट भी करना है हमें इन इफेक्ट्स के साथ साथ जो फर्दर इफेक्ट्स होंगे। सो दिस इंक्लूड्स मेजर्स सच एज प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, improving water management and investing in infrastructure that can withstand extreme weather event। मतलब कि एक resilient इकोनॉमी होनी चाहिए। एफर्ट्स हैं टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस शुड बी प्रायोरिटाइज्ड टू फर्दर प्रिवेंट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन उत्तर प्रदेश एंड टू द वर्ल्ड, इंडिया। वो सारी चीजें आ जाएंगी। खैर क्लियर हो गई इतनी चीजें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप यहां पे लिख सकते हैं। अब इफेक्ट्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज के, ये भी देखने की बात है। व्हाट आर द इफेक्ट्स, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले तो आप देखो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे वाला होता है। और इम्पैक्ट्स आपको हर सेक्टर पे देखने को मिल जाएंगे, पब्लिक हेल्थ से लेके एग्रीकल्चर से लेके वाटर रिसोर्सेज तक। ये अपने आप में टॉपिक बन सकते हैं। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ, ये अपने आप में एक बड़े टॉपिक। सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इज राइजिंग, है ना। टेम्परेचर्स हैव बीन राइजिंग इन उत्तर प्रदेश इन रिसेंट ईयर्स। आप जानते हैं हीट वेव्स बहुत आती हैं यहाँ पे, अब बहुत फ्रीक्वेंट हो गई हैं, बहुत इंटेंस हो गई हैं। सो इट इज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। हीट वेव ज्यादा आएंगी तो फिर पब्लिक हेल्थ बर्डन बढ़ेगा। पहले ही हेल्थ आउटकम्स इतने अच्छे नहीं है, पहले ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बर्डन है, ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो ये काम और होंगे। सो इट्स अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, स्पेशली जो वनरेबल सेक्शंस हैं पॉपुलेशन के, एल्डरली हैं, चिल्ड्रन हैं, या फिर जिनको ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस और बढ़ जाती हैं। आप देखो ना, जिनको कोविड हुआ उसके बाद से कोविड के साइड इफेक्ट्स बहुत देखने को मिल रहे हैं। फिर प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स में बहुत चेंजेस देखे गए हैं। रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा इरेटिक रही है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। The state is also experiencing changes in rainfall patterns. कुछ एरियाज में क्या होता है, बढ़ गई है रेनफॉल, कुछ एरियाज में ड्रॉट लाइक कंडीशंस परसिस्ट कर रही हैं सालों से। So this could have significant impact on agriculture, water resources and infrastructure. फिर फ्लड लाइक इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। स्टेट आप जानते हैं फ्लड प्रोन जोन में आता है। क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू exacerbate the problem. Apart from causing significant damage to infrastructure and property, floods का क्या होता है, floods can also lead to loss of life and it can displace people also. भाई छोड़ना पड़ता है अपना घर, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है डिजास्टर की वजह से। एग्रीकल्चर पे बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर इट्स अ मेजर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, बट क्लाइमेट चेंज इज पोजिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू फार्मर्स। आप देखेंगे चेंज जो हो रहा है वेदर पैटर्न्स में, इंक्लूडिंग प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, इरेटिक रेनफॉल, दिस कैन लीड टू क्रॉप फेलियर्स एंड रिड्यूस्ड यील्ड्स। फिर आपका वाटर स्कार्सिटी का एक प्रॉब्लम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। वाटर स्कार्सिटी बहुत बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर लेवल्स डिप्लीट कर रहे हैं, कुछ एरियाज में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, सीवियर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू वर्सन दिस प्रॉब्लम। जैसे जैसे रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर राइज हो रहा है, इससे क्या है, कल को वाटर अवेलेबिलिटी पे बहुत बड़ा
प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक हेल्थ आपने देखा ही भाई, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाती हैं, डेंगू, फीवर, मलेरिया, वाटर बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाती हैं, कॉलरा, डायरिया, ये सब क्योंकि टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स की वजह से तो ये बीमारियां आती है ना। अब मौसम बदला, बरसात चल रही है, बरसात में देखो कितनी बीमारियां चल रही हैं। मौसम बदलने पे जो ह्यूमन बॉडी को अडेप्ट करना होता है, जो ट्रांजिशन से जाना होता है, वही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट है भाई। एक गुड और साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, हम हर जगह देख रहे हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंक्रीज्ड एक्सट्रीम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटी इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट चेंज विच हैज डीपली अफेक्टेड द इंफ्रास्ट्रक्चर। साइक्लोन्स और ये सब जो आते हैं, ये क्या करते हैं, क्या भारी नुकसान करते हैं, ये क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, फ्लड हैं, स्टॉर्म सर्जेस हैं, ये क्या करते हैं, रोड्स को, ब्रिजेस को, बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का और जो बाकी की एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उनका। करते हैं कि नहीं करते हैं? अब इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड कर लो। आप इसमें लिख सकते हो एग्रीकल्चर का, आपने देखा, आप इसमें लिख सकते हो लोअर क्रॉप यील्ड्स, भाई क्लाइमेट चेंज लेस प्रेडिक्टेबल बना रहा है वेदर को, अनसर्टेनिटीज रहती हैं अबाउट मानसून, तो फार्मर की चॉइस कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फिर कई बार सीजनल स्नो मेल्ट हो जाता है, ग्लेशियर से पानी हट जाएगा, रिवर फ्लो जो है उसमें से कम हो जाएगा, ये एक अलग प्रॉब्लम होती है। एक पॉइंट लिख सकते हो इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्टॉक। यूपी में आप जानते हो कितना बड़ा लेवल ऑफ लाइफ स्टॉक एग्जिस्ट करता है, एनिमल्स हैं यूज्ड एज मिल्क प्रोड्यूसर्स, मैन्योर, सीडिंग, हाउस होल्ड कैपिटल भी है, मीट इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा मीट इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। जो लैंडलेस हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए तो भाई लाइफ स्टॉक ही सब कुछ है। तो हीट स्ट्रेस क्या करता है, इट रिड्यूसेस फीड एंड फॉडर और डिजीजेस बढ़ा देता है, जानवरों के में जो होने वाली डिजीजेस होती है उनको बढ़ा देता है। इससे आपका एक और पॉइंट निकल के आता है रिड्यूस्ड वर्क फोर्स, और हमको चाहिए स्किल्ड वर्क फोर्स, उल्टा चल रहा है भाई। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी तो कम होती है जिस दिन बहुत गर्मी होती है, लोअर इंडस्ट्रियल यील्ड्स होते हैं जिससे डिक्रीज्ड हो जाते हैं एक्सपोर्ट, नेशनल इनकम कम हो जाएगी, स्टेट को जीएसडीपी नहीं मिलेगा प्रॉपर। क्लाइमेट चेंज कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा आप इस चीज को। मौसम के हिसाब से हमारा मूड भी तो होता है चेंज। और जो हैवी आउटडोर एक्टिविटीज वाले सेक्टर हैं जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर वगैरह है भाई, उसमें काम करने के लिए एक नॉर्मल सा मौसम तो चाहिए ना। फिर और क्या पॉइंट लिख सकते हो, एनर्जी क्राइसिस, ये तो मेन है पॉइंट। एनर्जी क्राइसिस, क्लाइमेट, एनर्जी और क्लाइमेट का डिस्टिंक्टिव रिलेशनशिप होता है। राइजिंग टेम्परेचर क्या करेगा, डिमांड करेगा सर्ज इन एनर्जी यूसेज। जाहिर सी बात है, अब गर्मियों में आप देखो कितना हैवी डिपेंडेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, कितना ज्यादा कंजम्पशन है। तो राइजिंग एनर्जी डिमांड्स जो हैं वो क्लैश करती हैं क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज के साथ। एक तरफ तो आपको रेफ्रिजरेटर और एसी में यूज होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन से खतरा है, दूसरी तरफ आप लोग इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया है कि अब हर जगह बिना एसी के रहना मुश्किल है। तो जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित पॉलिसीज होती हैं, दे आर इन ऑफन क्लैश विद राइजिंग एनर्जी डिमांड्स, ये लिख के आ सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसमें नोट करेंगे, इम्पैक्ट ऑन, जो पॉइंट्स नहीं नोट कर रहा वो पछताएगा पेपर में, ड्रेनेज सिस्टम। आप देखो इंडो गैंजेटिक प्लेन को हम ब्रेड बास्केट कहते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेंगे, सीजनल वेरिएबिलिटी होगी, तो क्या होगा, हिमालयन ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट करेंगे, ज्यादा जल्दी मेल्ट करेंगे, नदियों में पानी ज्यादा आएगा, रेट इंक्रीज होगा, ग्लेशियर लेक बर्स्ट होंगे, नेचुरल बाउंड से बाहर आ जाएंगे और फ्लडिंग हो जाएगी और डिमिनिश्ड फ्लो होगा फिर बाद में, जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी आएगी। ये पॉइंट जरूर इंक्लूड कर सकते हो, अच्छा पॉइंट है। एक और पॉइंट लिख लो, एग्जैसरबेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो कॉमन पॉइंट्स हैं ये हर कोई लिख के आएगा, लेकिन जो ये इनइक्वालिटी को इसके साथ लिंक करना, ये अगर पुराने लेक्चर को अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो कर पाओगे, वैसे तो मैं सारे बताते ही चल रही हूँ हाथ के हाथ। अडेप्टिव कैपेसिटी जो है स्टेट की वेरी करती है, हर स्टेट
जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से। जो फैमिलीज लो इनकम ग्रुप की हैं वो ज्यादा वनरेबल हैं टू क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेस, है ना भाई। टमाटर के प्राइस बढ़ने से सब पे थोड़े ना असर पड़ा, सब पे नहीं पड़ा असर। असर उन लोगों पे ज्यादा पड़ा ना जो गरीब हैं, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं। मैक्सिमम फैमिलीज को तो पता भी नहीं होगा कि टमाटर के पैसे बढ़े हुए हैं इस वक्त। इससे क्या होता है, डिक्लाइन होती हैं एग्रीकल्चरल वेजेस। ये एग्जांपल दिया मैंने आपको। जिनके पास लिमिटेड मीन्स हैं, जो अडेप्ट नहीं कर सकते, पैसे वाला आदमी जल्दी अडेप्ट कर सकता है, कोई कुछ भी कहता रहे, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। तो इनइक्वालिटी और बढ़ती चली जाती है। हम बात करें गरीबी हटाओ और पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम्स हम लेके आ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज जो है वो और चीजों को करे जा रहे हैं। एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन जो है क्रिएट हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्या किया है इन सबको एड्रेस करने के लिए, जो चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज पोज कर रहा है, ये आप देख सकते हो। एक तो उत्तर प्रदेश स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज UPSAPCC है 2014 का। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट ने डेवलप किया। इसमें क्या बताते हैं, ये आउटलाइन करता है स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। जैसे आपका एग्रीकल्चर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, अर्बन डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एनर्जी। इसमें क्या रहेगा, जैसे इंडिया का है ना जो प्लान, उसके तर्ज पे ये बनाया हुआ है। इसमें 8 मिशंस हैं जो एम करते हैं टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो अडेप्टिव कैपेसिटी है किसी स्टेट की, अडेप्टिव कैपेसिटी कौन सी है, बदलती चीजों के लिए आप कितने रेजिलियंट हैं, बदलाव के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं या फिर कितने रेजिलियंट हैं। यही चीज जिंदगी में भी यही है, आप कितनी जल्दी अडॉप्ट करके और फट से अपना आगे बढ़ जाएंगे या फिर आप बैठ जाएंगे रोने। सारा खेल इसी में तो है, ठीक है। फिर आपके एफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने बहुत से एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं जिससे कि स्टेट का ग्रीन कवर बढ़ सके। दिस नॉट ओनली हेल्प्स इन सीक्वेस्टरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पिछले ही लेक्चर में कराया, मुझे डेफिनेशन बताइए क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड सीक्वेस्ट्रेशन। बट इट ऑल्सो एड्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसे 2023 में 35 करोड़ ट्रीज जो है वो प्लांट कर रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जो स्टेट का एनुअल प्लांटेशन ड्राइव होता है इसके तहत। सोशल फॉरेस्ट्री का एक इनिशिएटिव है ना, पिछले लेक्चर में पढ़ा था सोशल फॉरेस्ट्री, उसी का एक एग्जांपल है। रेन्यूएबल एनर्जी को बहुत प्रमोशन दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इट इज प्रमोटिंग द यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी खासकर। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इट इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रमोशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स। वाटर कंजर्वेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इनिशिएट किए हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ वाटर स्कैर्सिटी विच इज एक्सपेक्टेड टू वर्सन ड्यू टू क्लाइमेट। कम हो जाएंगे वो डेफिनेटली। इसमें क्या होता है, चेक डैम्स बनवाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगवाना, रेजुविनेशन जो है, अमृत सरोवर इनिशिएटिव कराया था ना ये मैंने आपको, वाटर बॉडीज को वापस से रेजुविनेट करने के जो प्रोग्राम्स हैं ये फिर कम हो जाते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट जो है इट इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू मेक फार्मिंग मोर रेजिलिएंट। जाहिर सी बात है, बहुत प्रेसिशन स्मार्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज पर उन पे असर ना पड़े। इसमें क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, इरिगेशन टेक्निक्स को स्मार्ट और प्रिसाइज करना, और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज का यूज करना। जो ये मोटा अनाज होता है ना, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए डेफिनेटली जो सिटीज को ज्यादा रेजिलिएंट बनाए टू क्लाइमेट चेंज बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइमेट कंसिडरेशंस इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये आप हर जगह पढ़ते हैं। अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत काम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट है इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स टू डील विद इट्स इम्पैक्ट्स। ओवरऑल काफ़ी काम चल रहा है, देयर स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स एड्रेसिंग द चैलेंजेस पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज। Continued efforts से it can promote sustainable development practices, it can reduce greenhouse gas emissions and build resilience to the effects of climate change। ऐसे बहुत एसेंशियल होगा अगर हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करते हैं अपने स्टेट के रेसिडेंट्स के लिए। ये ज़रूर आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं और व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड या फिर क्या सजेशंस हैं टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज इन उत्तर प्रदेश। पहली चीज तो आप ये लिखेंगे कि भाई रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और फिर आप लिखेंगे सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करे सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें आपके इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। और इसमें क्या है भाई, जब प्राइवेट व्हीकल्स आजकल देखो सड़कों पे कितने हैं, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से थोड़े कम हो जाएंगे भाई, जो मेजर कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज का। फिर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री सब पढ़ चुके हो आप। इससे क्या है, इट कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड इट कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे बहुत ध्यान दे सकती है सरकार, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कम होता चला जाए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ता चला जाए, जिसकी आप डेफिनेशन मुझे कमेंट अब तक आपने कर दी होगी। आई एम होपिंग दिस। एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने बहुत जरूरी हैं स्टेट में, पब्लिक को अवेयर करवाया जाए ना भाई क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं, या फिर आपके बच्चों के बच्चों को आ सकती हैं, या आपके बच्चों को आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें आप कुछ और पॉइंट्स ऐड कर लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको कुछ और पॉइंट्स। पहली चीज तो वही लिखेंगे आप, मिटिगेशन, है ना भाई, मिटिगेशन अच्छा कीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, भाई क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस कीजिए, है ना। और जिससे कि क्या हो, डाइवर्ट हो जाए बर्डन ऑन फॉसिल फ्यूल्स, एयर पोल्यूशन कम हो जाए। नए ट्रांजिट सिस्टम बना सकते हैं एंड इट कैन यू कैन एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग वंस, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है। फिर आप लिख सकते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज लेके आ सकते हैं आप, एनवायरमेंट इसमें आप लिख सकते हैं इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट दे गो हैंड इन हैंड, ये लिख सकते हैं। एक प्लान्ड अप्रोच अगर आप डेवलपमेंट के प्रति अपनाते हैं जो कि इंश्योर करे अनकॉम्प्रोमाइज्ड ग्रोथ, स्पेशली जो रूरल है पार्ट हमारा स्टेट का, तो उसको आपको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रेजेंट करता है एक अपॉर्चुनिटी टू अडॉप्ट अ कॉशियस येट सस्टेनेबल अप्रोच टू डेवलपमेंट। क्या लिखेंगे, कॉशियस येट सस्टेनेबल अप्रोच। ये कीवर्ड्स बता रही हूँ बहुत अच्छे, लिखते रहो बैठ के, बस पेन चलाते रहा करो लेक्चर में, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो एक और लिख सकते हो आप, फॉरेस्ट और वेटलैंड कंजर्वेशन, पिछले में भी देखा था ना, फॉरेस्ट प्लस वेटलैंड कंजर्वेशन। भाई कंजर्वेशन एनहांसमेंट होगा फॉरेस्ट का, वेटलैंड्स का, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये जो हैं ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पे ये एक्ट कर सकते हैं। फिर भाई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो लिखो ही लिखो, बहुत सारे पॉइंट्स दे दूंगी, चिंता मत करो। वेस्ट सिलेक्टिव मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है भाई, मिस मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट जो है ये भी तो ऐड करता है क्लाइमेट चेंज को, और 2-4 ग्रीन हाउस गैस और छोड़ देता है आसमान में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बनाते हैं इन प्लांट्स को मैनेज करने के लिए, तो ये नई अपॉर्चुनिटीज भी तो क्रिएट होगी एम्प्लॉयमेंट की, स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी और अनस्किल्ड लेबरर्स के लिए भी। फिर और क्या हो सकता है, अडेप्टेशन, तो जिंदगी में ही बहुत जरूरी है, अडेप्ट ही तो नहीं करते हैं लोग, परेशान रहते हैं। प्लान्ड अडेप्टेशन अज्यूम करता है इन बिल्डिंग अडेप्टिव कैपेसिटी, इसमें आप लिख सकते हैं पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम है ये लिख लो, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी। रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए आप पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी को एक वायबल ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिससे अर्बन हीट आइलैंड्स का कॉन्सेप्ट है ना कि अर्बन एरियाज में हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं, जो एंशिएंट इंडियन बिल्डिंग डिजाइन से वो इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते थे, ऐसा आईपीसीसी ने एक रिपोर्ट में कहा, लिख सकते हो आप इस चीज को। अब मॉडर्न तरीके में लोग यूज नहीं करते इसको। सेकंड आप लिख सकते हो बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस,
ये अडेप्टेशन में आएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन बेस्ड फार्मिंग, इस सबसे क्या होता है, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल कम हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप लिख सकते हैं डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इस इंपॉर्टेंट अलग पॉइंट्स बनाया करो, उसको उनको झपट्टा मार लिया करो फटाक से। इसमें क्या है, शेल्टर हाउस, कोस्टल एम्बैंकमेंट्स, फ्लड रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, रोड्स बनाना, और ज्यादा एक्यूरेट और टाइमली वेदर फोरकास्ट और अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी डेवलप करना इसी की स्ट्रैटेजी है। वो भी हम देखेंगे पूरा टॉपिक। समझ आई चीजें कितनी सारी बताई। ये सारे के सारे लिख के आना, जो टेक्नोलॉजी या कुछ भी मैं एक्स्ट्रा बताती हूँ याद करोगे, फिर दुआओं में याद रखोगे फिर, है ना। चलिए, तो अब जो है आप जानते हैं, मैंने बताया ना, वेदर फोरकास्टिंग भी बहुत ही मजबूत होना जरूरी है। जैसे लोगों को पता लग जाए अच्छा प्रॉब्लम आने वाली, तो तैयारी तो कर लें, है ना। बैठे हैं तो लाइफ जैकेट ही पहन के बैठ जाएंगे, वो कुछ भी नहीं तो पता चला बह ही गए। वेदर फोरकास्टिंग आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडर्न लाइफ का, जो लोगों को अपनी एक्टिविटीज को भी प्लानिंग और मैनेजमेंट, कुछ लोग तो मैंने देखा है पूरे हफ्ते का खाना प्लान करके चलते हैं। आजकल लेडीज बहुत चल रहा है ये काम, बहुत अच्छी बात है ये। आपकी फाइनेंसेस मैनेज करना, आपके सारी चीजें जो भी होती हैं सबसे रिलेटेड लाइफ में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसी बात नहीं है, बुरी बात नहीं होती जो लोग बिल्कुल मैनेज करके चलते हैं चीजें। वेदर फोरकास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिएगा आप। वेदर फोरकास्टिंग इट इज द प्रिडिक्शन ऑफ द वेदर थ्रू एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल और एम्पेरिकल टेक्निक्स भी यूज होती हैं, लिख सकते हैं आप। वेदर फोरकास्टिंग में प्रिडिक्शंस होते हैं ऑन द चेंजेस ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो नीड बहुत ज्यादा है इसकी। नीड कहाँ है इसकी, बताओ मुझे, कहाँ नहीं है। मिलिट्री में है, मिनिमाइजिंग लॉस करने के लिए, फार्मर के लिए बहुत जरूरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है, टूरिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। अभी पीछे एक ट्रैकिंग में डेथ हो गई थी, 22-23 ट्रैकर्स मर गए थे। इसी तब बहुत लाइमलाइट में रहा था ये इशू। एक पास था गढ़वाल हिमालयज में कहीं हिमाचल प्रदेश में, और बहुत ही टफेस्ट ट्रैक्स माना जाता है उसको, और वहां पे डेथ हो गई। तो वेदर फोरकास्टिंग अच्छी नहीं थी, उन्होंने नहीं प्लानिंग मैनेजमेंट किया था अच्छा। तो ऐसे ऐसे वो निकल के आए थे वहां पे रीजंस। समझ रहे हैं आप लोग। तो क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो एसोसिएटेड हैं विद वेदर फोरकास्टिंग इन उत्तर प्रदेश, ये देख लो। एक तो इनएडिक्वेट वेदर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा अच्छा नहीं है। बिगेस्ट चैलेंज क्या है वेदर फोरकास्टिंग में, लैक ऑफ एडिक्वेट वेदर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स। इसकी वजह से क्या होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट वेदर पैटर्न्स एंड दैट लीड्स टू अनप्रेडिक्टेबल वेदर इवेंट्स। इररेगुलर वेदर पैटर्न्स बहुत सारे, भाई आप जानते हैं इतना अच्छा वेदर पैटर्न्स तो यहाँ के हैं नहीं, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम हीट हो जाती है समर मंथ्स में, हैवी रेन्स हो जाती है मानसून में। सो दीज इरेटिक वेदर पैटर्न्स दे कैन मेक इट डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट वेदर कंडीशंस। लिमिटेड फोरकास्टिंग रिसोर्सेज, भाई इंपॉर्टेंस आप जानते हैं वेदर फोरकास्टिंग की यूपी में, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू सपोर्ट इट। दिस कैन मेक डेटा गैदरिंग एंड एनालिसिस डिफिकल्ट। तो वेदर फोरकास्ट ही अपने आप में इनएक्यूरेट हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा है, वो है ना, रिपोर्ट कराई हमने जी पैसे देके और रिपोर्ट ठीक नहीं आई, वो वाली बात है। कम्युनिकेशन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है फॉर डिसेमिनेटिंग वेदर इन्फॉर्मेशन टू द पीपल, लेकिन बहुत पार्ट्स में कम्युनिकेशन चैलेंजेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मतलब ठीक नहीं है ना, तो टाइमली और एक्यूरेट वेदर इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती उन लोगों को जिनको जरूरत है। अब यहाँ शहरों में बैठे लोगों को थोड़ी जरूरत है। So there can be challenges in communicating weather information to remote and isolated communities, which can put people at risk during extreme weather events. फिर आपका आता है क्लाइमेट चेंज। तो मैंने आपको बताया सिलेक्शन भी इसी की वजह से नहीं होता है। क्लाइमेट चेंज जो है वो इफेक्ट करता है वेदर पैटर्न्स को ग्लोबली। सो टेम्परेचर्स और वेदर पैटर्न्स का ही नहीं पता है तो बेचारे वेदर फोरकास्टिंग वाले भी क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वेदर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करना, एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन लैंड यूज, भाई जैसे जैसे अर्बनाइजेशन और लैंड यूज चेंज हो रहा है, ये चीजें कंटिन्यू हो रही हैं, इसकी वजह से क्या होता है लोकल वेदर पैटर्न्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड रोड्स, इट कैन कॉज चेंजेस इन टेम्परेचर, विंड पैटर्न्स में चेंजेस आ जाते हैं, प्रेसिपिटेशन में आ जाते हैं, वेदर पैटर्न्स को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाता है टू प्रिडिक्ट। मीटियोलॉजिकल डेटा इतना ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिवली हमारे पास अवेलेबल नहीं है जितना हमको चाहिए। बहुत से तो ऐसे पार्ट्स भी हैं जहाँ पे वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस नहीं हैं, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिलायबल डेटा ऑन टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जो सारे फैक्टर्स चाहिए, जिन सब पे डेटा चाहिए, वो ही नहीं मिल पाता फिर इन सब वजहों से। अब क्या एफर्ट्स डाल रही है गवर्नमेंट, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश has taken several steps to address the problems of weather forecasting and to improve the accuracy and reliability of weather forecasting in the state। तो क्या कर रही है सरकार? एक तो वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस को का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, एक नेटवर्क पूरा वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस का पूरे स्टेट में, जो मीटियोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करेगा, टेम्परेचर बताएगा, रेनफॉल, विंड स्पीड, मौसम की खबरें, है ना, और बाकी के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ये जो डेटा है, इट इज यूज टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग्स। वेदर फोरकास्ट क्यों चाहिए? टू प्रोवाइड यू अर्ली and warning gives you time for preparation। मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है कि अब जो वेदर फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा मॉडर्न किया जाए। इसमें जो आपके एग्जिस्टिंग वेदर फोरकास्टिंग इक्विपमेंट्स है उनको अपग्रेड किया जा रहा है, डेवलप हो रहे हैं एडवांस्ड फोरकास्टिंग मॉडल्स, एंड दे आर सेटिंग अप अ डेडिकेटेड वेदर फोरकास्टिंग सेल ऑल्सो। इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये एक अलग चीज आ जाती है। गवर्नमेंट ने क्या किया है? कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अच्छा खासा कर दिया है अब, जिसमें एक डेडिकेटेड वेदर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम को सेट किया गया है। लोकल मीडिया के साथ काम करना, वेदर अपडेट शेयर करना, वार्निंग्स शेयर करना, ये सारे काम वो कर रहा है बहुत अच्छे से। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जिससे कि भाई लोगों को पता चले क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। प्रिपेयर्डनेस रहे फॉर द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, थोड़ा लोग भी तो प्रिपेयर्ड रहे ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग चला अपने ऊपर कर लें, बिल्डिंग्स जो बनवाएं, लोग इस बात का ध्यान दें कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं वो भी एनवायरनमेंट के नॉर्म्स को पकड़ते हुए बनाई जा रही हैं। So these campaigns, they can encourage people to stay informed about weather conditions and then they can take appropriate precautions to protect themselves and their families। कोलैबोरेशन करना विद नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है विद नेशनल एंड इंटरनेशनल वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज टू शेयर डेटा, एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस कोलैबोरेशन से क्या हुआ है? इट हैज हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ वेदर फोरकास्ट इन द स्टेट। तो भैया प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, नो डाउट, टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वेदर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग प्लस वार्निंग्स। और काम होना है, ये एफर्ट से बहुत अच्छा रहेगा। इट विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ वेदर इवेंट्स। वेदर इवेंट्स चलो हाथ में नहीं है, तो उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम करना तो कहीं ना कहीं हाथ में आ सकता है। इससे बहुत लोगों की जानें बच जाती हैं, बहुत अच्छा रहता है ऐसे वाले प्रिपरेटरी इवेंट्स के लिए, ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए प्रिपेयर। क्लियर? ठीक है ना। अब जैसे आपने सुने होंगे जो आपका IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, वो इनसैट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स यूज करता है, जो रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन देता है। एक वेदर डेटा एक्सप्लोरर एप्लीकेशन है ये 4 डायमेंशनल एनालिसिस कैपेबिलिटीज रखता है। इसके अलावा IMD कोलैबोरेट करता है इसरो के साथ फॉर ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस जो है ना, AWS, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं डेफिनेटली। या कुछ और ऐसे कई बार न्यूज में आता रहता है ना कि ऐसे वाली चीजें डेवलप करी, ऐसे वाली चीजें डेवलप करी, तो उनसे भी पता लग जाता है कई बार कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। कोई नए ऐसी कोई चीजें नहीं आए, वो भी आप लिख सकते हो। तो सजेशंस क्या हैं टू सॉल्व द चैलेंजेस रिलेटेड टू वेदर फोरकास्टिंग इन उत्तर प्रदेश? आप सबसे पहले इन्वेस्ट कीजिए इन वेदर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्यूरेसी बढ़ाइए वेदर फोरकास्ट की, गवर्नमेंट एडिशनली इन्वेस्ट करे, कोलैबोरेट करे इंटरनेशनली, नेशनली, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये जो IITs वगैरह हैं, ये भी बहुत डेवलप करती रहती हैं इन चीज़ों को। तो सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आके एक मल्टी प्रॉन्ज्ड अप्रोच के साथ कोलैबोरेशन करें, है ना। तो इससे क्या है, यू कैन invest in additional weather monitoring stations, upgrade the existing ones and develop advanced forecasting models।
इम्प्रूविंग डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग जो है इट डिपेंड्स ऑन रिलायबल डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। गवर्नमेंट जो है शुड इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज। जो मीटेरोलॉजिस्ट है ना उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए टू एंश्योर दैट दे हैव द स्किल्स एंड टूल्स नीडेड टू कलेक्ट एंड एनालाइज मीटेरोलॉजिकल डेटा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन कोलैबोरेट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, ये भी लिख सकते हो आप। कोलैबोरेशन जो है नेशनल और इंटरनेशनल वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज के साथ, दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन शेयरिंग डेटा, एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट काम कर सकती है इन एजेंसीज के साथ टू डेवलप जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स, और फिर ऐसे पार्टनरशिप्स बनाएं जिससे कि वेदर फोरकास्टिंग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए स्टेट का। ये भी लिख सकते हैं आप। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अब लोगों को जरूरत तो है भाई पता करने की कि भाई क्या वेदर फोरकास्टिंग है क्या नहीं है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो लोग जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा ये सभी के लिए अच्छा रहेगा, जो भाई प्रिपेयर्ड रहें लोग बाग एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए। गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है टारगेटेड कैंपेन्स अलग अलग एरियाज में लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, जो लोकल वेदर पैटर्न्स हैं किस तरीके से उनसे प्रिपेयर किया जाए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह इन चीज़ों के लिए प्रॉपर जो है सेशंस चल सकते हैं। यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, भाई सैटेलाइट इमेजरी है आजकल, तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैं, दे कैन इम्प्रूव वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज। So the government can invest in these technologies and provide training to meteorologists to use them effectively. ये भी आप देख सकते हैं, ये भी important है। Improving weather forecasting in Uttar Pradesh will require a multi-pronged approach. आप सारे देख चुके हैं, डेटा कलेक्शन, कोलैबोरेशन, एनालिसिस, ये सब अगर इम्प्लीमेंट किए जाएं चैलेंजेस तो सारी चीज़ें ठीक चलेंगी। एक आपका अप्रोच होती है मल्टी मॉडल एंसेम्बल बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम, वो देख सकते हो आप, MME, ये बहुत बड़ा हो गया, मल्टी मॉडल एंसेम्बल बेस्ड फोरकास्टिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दे यूजेस द कपल्ड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स, CGCMs यूज करते हैं अलग अलग क्लाइमेट प्रेडिक्शन से और रिसर्च सेंटर्स से। इसमें जो IMD का मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम मॉडल है ना, वो भी इंक्लूड किया जाता है। IMD का एक मॉडल है, उसके साथ सरकार जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट वो कोलैबोरेट कर सकती है। इसको कहते हैं MMCFS मॉडल। फुल फॉर्म क्या बताइए मैंने, मॉनसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम, ये आप लिख सकते हो। ये चीजें ऐसी चीजें आप लिख सकते हो। और ये 2021 से ही स्ट्रैटेजी IMD ने अपनाई थी एक्चुअली, जिससे कि मंथली और सीजनल ऑपरेशनल फोरकास्ट इशू किए जाएं मॉनसूनल रेनफॉल के लिए, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और एक आपका होता है एग्रोमेट और डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, DWR और एग्रोमेट, एग्रो मेट्रोलॉजिकल टावर, एग्रोमेट, ये होता है आपका एग्रो मेट्रोलॉजिकल टावर, ऐसी चीजें लिख सकते हो आप। और डॉपलर, DWR सिस्टम कहते हैं इसको, क्या होता है, डॉपलर वेदर रडार सिस्टम। ये कुछ चीजें हैं, लिखते रहो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। सैटेलाइट का डेटा है ना, और IMD जो है वो भी यूज करता है रैपिड भी लिख लो। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है। टेक्नोलॉजी का रैपिड की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, ये लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये रहा आपका लेक्चर, पूरा बता दिया मैंने जितनी चीज़ मैं बता सकती थी। PDF आप चाहते हैं तो इन ग्रुप्स पे, पेड ग्रुप के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं आप। ऑल द बेस्ट लिखने की जगह खत्म नहीं हुई है, ऑल द बेस्ट हमेशा रहेगा, लहराता हुआ सुंदर सा, ठीक है जी।
स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, मस्त एकदम पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।